हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वाटिका सिंह और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नागरिक शास्त्र सिविक्स में लेसन प्लान पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं। बट फ्रेंड, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हम जब भी अपना नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन अपडेट आपको जल्दी ही मिल जाए, जिससे कि आप हमारे आने वाले न्यू वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नागरिक शास्त्र में पाठ्य योजना बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है पाठ्य योजना। इसको हेडिंग या टैग लाइन कहते हैं। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। तो पहले मैं बता दूं कि यह पाठ्य योजना क्या होता है। ये पाठ्य योजना किसी पाठ की आवश्यक बिंदुओं की एक रूपरेखा होती है, जिसे कि हम पाठ्य योजना कहते हैं। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं विद्यालय का नाम। आप जिस विद्यालय से अपना BEd BTC DLED कर रहे होते हैं उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो दिनांक। जिस भी डेट को आप अपनी पाठ्य योजना को बनाते हो उस डेट को आपको दिनांक में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विषय। आप जिस विषय में अपनी पाठ्य योजना बना रहे होते हैं उस विषय को आपको विषय में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो चक्र। टीचिंग करने के दौरान जो पीरियड आपको दिया जाता है बच्चों को टीच करने के लिए, पढ़ाने के लिए, उसी पीरियड को आपको चक्र में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो कक्षा। जिस भी कक्षा के लिए अपनी पाठ्य योजना को आप बनाते हैं उस कक्षा को आपको कक्षा में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो अवधि। टीचिंग करने के दौरान या पाठ्य योजना बनाने के समय आपको जो समय दिया जाता है उसी समय को आपको अवधि में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण। यहाँ पे हमारा प्रकरण है प्रधानमंत्री एवं उसके कार्य। तो प्रकरण से मैं बता दूं कि यह प्रकरण क्या होता है। ये जो प्रकरण होता है यह पाठ का नाम होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। तो पहले मैं बता दूं कि ये सामान्य उद्देश्य क्या होता है। जो विषय आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं और उसे ही सामान्य उद्देश्य में हम लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में हम अपने विषय से रिलेटेड 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स लिखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपको यहाँ पे दे दूँ, जैसे कि आप नागरिक शास्त्र की 20 से 35 पाठ्य योजना बना रहे हैं तो आप यही सामान्य उद्देश्य अपने नागरिक शास्त्र के 20 से 35 पाठ्य योजना में आसानी से बार बार आप यही सामान्य उद्देश्य आप अपनी 20 से 35 पाठ्य योजना नागरिक शास्त्र में लिख सकते हैं। सामान्य उद्देश्य में यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट्स है छात्रों को नागरिक शास्त्र के विषय के प्रति रुचि जागृत करके प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी देना। दूसरा पॉइंट है छात्र प्रधानमंत्री के कार्यों का सही प्रयोग जान सकेंगे। तीसरा पॉइंट है छात्र प्रधानमंत्री के कार्यों का अपने हित में सही ढंग से प्रयोग कर सकेंगे। चौथा पॉइंट हमारा यहाँ पे है छात्रों में प्रधानमंत्री से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। पांचवा पॉइंट है छात्र प्रधानमंत्री के प्रति अपना दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। उसके बाद आप लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले मैं यह बताऊं कि यह विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। पहले तो मैं ये बता दूं कि यह विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। ये जो विशिष्ट उद्देश्य होता है, जो पाठ आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा होता है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा होता है कौशलात्मक उद्देश्य। इन तीनों उद्देश्यों में लगभग आपको मैक्सिमम 2 पॉइंट्स तो लिखने ही होते हैं। बोधात्मक यहाँ पे हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य में हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट है छात्र प्रधानमंत्री के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। हमारा यहाँ पे दूसरा पॉइंट है ज्ञानात्मक उद्देश्य में छात्र प्रधानमंत्री के विषय में प्रत्याशमन कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे है छात्र प्रधानमंत्री के कार्यों की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे बोधात्मक उद्देश्य में है छात्र प्रधानमंत्री के कार्यों का अपने हित में उचित चयन कर सकेंगे। कौशलात्मक उद्देश्य में हमारा यहाँ पे कौशलात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट है छात्र प्रधानमंत्री के कार्यों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र प्रधानमंत्री के कार्यों के प्रति अपने भाव व विचार प्रकट करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। उसके बाद आप लिखते हैं सहायक सामग्री। तो पहले मैं बता दूं कि यह सहायक सामग्री क्या होता है। बच्चों को ब्लैक बोर्ड में कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए
आप जिन सहायक सामग्री का यूज करके ब्लैक बोर्ड में वह टॉपिक बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं, क्लियर करते हैं, उसी सामग्री को हम सहायक सामग्री कहते हैं। और सहायक सामग्री के रूप में आप लिख सकते हो चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, प्रकरण से संबंधित सहायक सामग्री आदि। उसके बाद आप लिखते हैं पूर्व ज्ञान। तो पहले मैं बता दूं कि यह पूर्व ज्ञान क्या होता है। ये जो पूर्व ज्ञान होता है ये लगभग सभी का एक समान होता है, बस यहाँ पे क्या होता है कि पाठ का नाम चेंज कर दिया जाता है। पूर्व ज्ञान में एक लाइन आप लिख सकते हो छात्र प्रधानमंत्री के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आप बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करते हैं, जिसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। तो पहले मैं तो ये बताऊं कि ये प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है। ये जो प्रस्तावना प्रश्न का उद्देश्य छात्रों को पढ़ाए जाने वाले प्रकरण तक लाना होता है, जिससे पढ़ाए जाने वाले प्रकरण से संबंधित कुछ बातें छात्रों को स्मरण कराई जा सके, जिसको जानकर छात्र रुचि के साथ उस प्रकरण की शुरुआत कर सकें। बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करने के लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं क्रम संख्या का कॉलम। इस कॉलम में छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को आप लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछेंगे। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र क्रियाओं कॉलम। इस कॉलम में छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, प्रस्तुत मानचित्र किस देश का है? तो छात्र आंसर देते हैं यह मानचित्र भारत का है। दूसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, भारत की राजधानी कहाँ है? तो छात्र आंसर देते हैं भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, दिल्ली में मंत्रियों की बैठक कहाँ होती है? तो छात्र आंसर देते हैं दिल्ली में मंत्रियों की बैठक संसद में होती है। चौथा क्वेश्चन छात्रों से है, संसद में मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है? तो छात्र आंसर देते हैं मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। पांचवा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, प्रधानमंत्री एवं उसके कार्यों के विषय में आप क्या जानते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं समस्यात्मक प्रश्न। इसका मतलब है कि 5वें क्वेश्चन का आंसर छात्रों को नहीं पता है। उसके बाद आप लिखते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिख सकते हो, बच्चों आज हम प्रधानमंत्री एवं उसके कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आप लिखते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप लिख सकते हो, अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से पाठ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद उसके बाद आप व्याख्या करते हैं, जिसके लिए आप 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं शिक्षण बिंदु का कॉलम। इस कॉलम में व्याख्या करने वाले तथ्यों का नाम आप लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं अध्यापक क्रियाओं कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करने के बाद मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संविधान के अनुच्छेद 74 के सलाह हेतु एक मंत्री परिषद होता है, जिसका प्रधानमंत्री होता है। पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। प्रधानमंत्री देश का मुख्य नेतृत्वकर्ता कहा जाता है। प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है तथा इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा। वे कुल 16 साल 9 महीने 13 दिन तक अपने पद पर रहे।
व्याख्या करने के बाद छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं, जिसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं बोधात्मक प्रश्न को कॉलम, दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम, तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। बोधात्मक प्रश्न के कॉलम में आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखते हैं। अध्यापक क्रियाओं कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। छात्र छात्रा अनुक्रिया के कॉलम में छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो छात्र आंसर देते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। दूसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन करता है? तो छात्र आंसर देते हैं मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री करता है। उसके बाद आप फिर से व्याख्या करते हैं, जिसके लिए आप फिर से वही सब सारी प्रोसेस को दोहराते हैं। आप फिर से 4 कॉलम बनाएंगे व्याख्या करने के लिए। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं शिक्षण बिंदु का कॉलम, दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं अध्यापक क्रियाओं कॉलम, तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, तीसरा कॉलम उसके बाद चौथा कॉलम आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य का कॉलम। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। देश में विकास कार्यों को प्रधानमंत्री स्वीकृति देता है। देश का द्वितीय नागरिक प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। राज्यों के विकास कार्य हेतु आर्थिक सहायता प्रधानमंत्री के द्वारा प्रदान की जाती है। अन्य देश के साथ अपने संबंधों को स्थापित करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होती है। देश की सुरक्षा एवं सैन्य शक्तियों को बढ़ावा प्रधानमंत्री देता है। नई योजनाओं को प्रधानमंत्री पारित करता है। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं, जिसके लिए 3 कॉलम आप बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बना देते हैं बोधात्मक प्रश्न का कॉलम, दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं अध्यापिका क्रियाओं कॉलम, तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न के कॉलम में आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखते हैं। अध्यापिका क्रियाओं कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। छात्र छात्रा अनुक्रिया कॉलम में छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, देश में विकास कार्यों में कौन स्वीकृति देता है? तो छात्र आंसर देते हैं देश में विकास कार्यों को स्वीकृति प्रधानमंत्री देता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, सैन्य शक्तियों एवं सुरक्षा को कौन बढ़ावा देता है? तो छात्र आंसर देते हैं सैन्य शक्तियों एवं सुरक्षा को प्रधानमंत्री बढ़ावा देता है। बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करने के बाद आप छात्रों को गृहकार्य देंगे। गृहकार्य के रूप में आप छात्रों को दे सकते हैं छात्र प्रधानमंत्री एवं उसके कार्यों का अध्ययन पढ़कर अध्ययन करके आइएगा। इस तरह से आप नागरिक शास्त्र में पाठ्य योजना लेसन प्लान आसानी से और इजी ढंग से खुद से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप इसी तरह से मेरे वीडियो को प्यार और स्नेह देते रहिए, जिससे आपके ये प्यार और स्नेह मुझे मोटिवेट करते हैं ऐसे ही लेसन प्लान बनाने के लिए।